दोस्तों जब जिनू और जिनो कहीं किसी होटल में एक साथ खाना खा रहे थे तब जिनू उससे फ्यूचर के प्लान्स के बारे में पूछता है। बेसिकली वो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो कि अब उनका कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है तो उसके आगे के प्लान्स क्या हैं। तब जिनू उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि अब जिनू डीमन लॉर्ड के कैसल में जाने की सोच रहा है, जिसकी चाबी जिनू ने पहले ही एक्वायर कर ली थी सेरेब्रस को हराकर, और अब वो डीमन लॉर्ड को भी हराना चाहता है। फिर दोस्तों सुबह सुबह जिनू अपने घर से डीमन लॉर्ड के कैसल जाने के लिए निकलता है, घर पे ये कहकर कि वो किसी ट्रिप पर जा रहा है और उसे वापस आने में लगभग एक हफ्ते जितना समय लग जाएगा। पर दोस्तों आप अगर मुझसे पूछे तो मुझे नहीं लगता कि एक वीक भी काफी होगा उस कैसल को या उस डंजन को क्लियर करने के लिए। जिसके बाद फिर वो डंजन में एंटर करता है जहां हम देख सकते हैं कि डीमन लॉर्ड का कैसल सभी दिशाओं से आग से घिरा हुआ है। और फिर तब जिनू अपनी उस चाबी का इस्तेमाल करके उस कैसल में प्रवेश करता है, ये सोचकर कि जब लास्ट टाइम उसने सेरेब्रस का मुकाबला किया था तब वो लेवल 20 पर था, बट उस वक्त के बाद से बहुत कुछ बदल चुका है और वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसे लगता है कि इस बार उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जैसा उसके साथ पिछली बार हुआ था। दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सोलो लेवलिंग का तीसरा पार्ट है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो जाओ जाकर पहले वो देख लो और उन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की ओर। चलो आओ यार शुरू करते हैं। दोस्तों जहाँ एक तरफ जिनू डंजन में ट्रेनिंग ले रहा है तो वहीं दूसरी ओर जिनो अपने पिता से बात करने के लिए आया है। दरअसल वो यहाँ अपने पिता को मनाने के लिए आया है कि जिस नई गिल्ड का निर्माण यूजिन कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, जिनो चाहता है कि उसकी भाग दौड़ का सारा काम, इनफैक्ट समझ लो कि सारा ही कुछ, वो किसी अनजान शख्स को दे दे। इससे अच्छा है कि वो जिनो को दे दें, और इसलिए उसने जिनो की मदद मांगी थी ताकि गिल्ड एसोसिएशन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थे गिल्ड लाइसेंस को पाने की वो पूरी कर सके। और जिनो अपने लाइसेंस और उसके अब तक के रेट के रिकॉर्ड्स को लेकर पहुंच गया अपने पिता से बात करने के लिए, ताकि वो अपने पिता को कन्विंस कर सके कि किसी और पर भरोसा करने से अच्छा है कि वो उस पर भरोसा करें। जिनो अपने पिता को ये दिखाना चाहता है कि वो भी एक काबिल हंटर है। और दोस्तों उसका आइडिया तब पानी में मिल गया जब उसके रेट के रिकॉर्ड्स को देखने के बाद उसके पिता किसी और हंटर को अपने रूम में अंदर उनके कन्वर्सेशन के बीच में बुलाते हैं। दोस्तों वो हंटर भी व्हाइट टाइगर गिल्ड की ट्रेनिंग हंटर्स में से एक है और वो उन गिने चुने कुछ ही लोगों में से है जो कुछ ही दिन पहले रेड गेट वाले हादसे से जिंदा बचकर निकल पाए थे। फिर जिनो के पिता उससे पूछते हैं कि बताओ 2 दिन पहले या करीब 3 दिन पहले क्या हुआ। वो हंटर बोलना शुरू करता है और उन्हें बताता है कि जिनू और उसके साथ एक बच्ची व्हाइट टाइगर गिल्ड के ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करने आते हैं। पहले तो वो भी खुद नहीं समझ पाया था कि आखिर 2 E रैंक हंटर्स उनके ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन क्यों कर रहे हैं। वो बोलते बोलते रुक गया। थोड़ा पॉज लेने के बाद वो कहता है कि हम उस रेड गेट से जिंदा निकल पाए तो सिर्फ जिनू की वजह से, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाइट टाइगर गिल्ड जिनू की ताकत को इतना सीक्रेट क्यों रखना चाहते हैं। अब देखो जिनो के पिता ने उस हंटर को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि वो जान चुके थे कि लाइसेंस पाने के लिए जिस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है उसे पूरा करने के लिए जिनो ने जिनू की मदद मांगी थी। अब क्योंकि दोस्तों जिनो के पिता काफी समय से एक ऐसे हंटर की तलाश कर रहे थे जो यूजिन गिल्ड को संभाल सके, तो जब उसके पिता को पता चला कि किसी हंटर ने रेड गेट डंजन को क्लियर कर दिया तो जाहिर है कि उसके पिता ने अपनी तरफ से भी एक छोटी सी छानबीन की थी उस हंटर को ढूंढने के लिए। एंड एज इट हैपेंस कि जिस हंटर की वो तलाश कर रहे थे वही हंटर जिनो के साथ डंजन्स को क्लियर कर रहा था। मगर जिनो के पिता उससे नाराज नहीं है, वो फिर भी जिनो की बात मानने के लिए तैयार है, मगर सिर्फ एक शर्त पर। वो चाहते हैं कि जिनो उनके नए गिल्ड को ज्वाइन करे। यहाँ इसके पिता की बात गलत नहीं है अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से सोचने जाएं तो, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि ये बात जग जाहिर है कि अगर किसी को भी किसी भी तरह की कंपटीशन में उतरना है तो उसके पास कोई एटलीस्ट एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर पॉजिटिव पब्लिक ओपिनियंस बन सकें। अब क्योंकि देखो जिनो के पिता वैसे भी किसी ताकतवर को उनके गिल्ड का हिस्सा बनाने की कोशिश अब तक करते हैं, तो उसके पिता के लिए तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि जिनो ताकतवर भी है और उसके बेटे को उस पर भरोसा भी है। बट जिनो यहाँ जिनो को किसी तरह मनाने की सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों जिनू अपना काम करे जा रहा था। उसे इस क्वेस्ट को खत्म करने के लिए 10,000 राक्षसी आत्माओं की जरूरत है। क्वेस्ट क्लियर हो जाने के बाद रिवॉर्ड के रूप में जिनू शॉप से कोई भी एक चीज फ्री में ले सकता है, मगर उसके लिए जिनू को मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। पर दोस्तों इस डंजन की खास बात यह है कि यहाँ जिनू में सिर्फ कुछ ही घंटों में लेवल अप हो सकता है। जहाँ हम अगर नॉर्मल डंजन से कंपेयर करें तो जिनू को 9 C रैंक डंजन क्लियर करने पड़ते हैं सिर्फ एक बार लेवल अप होने के लिए, जबकि यहाँ उसे सिर्फ कुछ ही घंटे लगते हैं। बट यहाँ जिनू को हर एक फ्लोर पर जाने के लिए उसे किसी तरह की परमिट की जरूरत होगी जो उसे मॉन्स्टर्स को हरा कर ही मिलेगी। अब जिनू के मुताबिक इस कैसल में टोटल 100 फ्लोर्स हैं
और हर एक फ्लोर पर जाने के लिए उसे हर एक मॉन्स्टर को मारना होगा। वो फ्लोर क्लियर करने के बाद ही उसे अगले फ्लोर पर जाने की परमिट मिलेगी। अब जो कि जिनू इस वक्त एसरेंग हंटर है, तो उसके लिए पहले 50 फ्लोर ज्यादा मुश्किल नहीं थे, बट जो जिनू के लिए मुश्किल था वो था 50वें फ्लोर पर बैठा हुआ बॉस मॉन्स्टर। जिनू और उस मॉन्स्टर की फाइट पूरे 2 चैप्टर्स तक चली और तीसरे चैप्टर में वो कहीं जाके कामयाब हुआ इसे जीतने में, और उसे हराने के बाद जिनू को रिवॉर्ड के रूप में ये सारी चीजें मिली। फिर अगले पैनल से दोस्तों पूरा सीन चेंज होता है और हम जंप करते हैं कोरिया से सीधे यूएसए की तरफ, जहां हम किसी रैंडम लोकेशन पर एक ए रैंक डंजन में हैं, जहां हम देख सकते हैं कि उस डंजन को क्लियर करने के लिए आई हुई हंटर्स की टुकड़ी जमीन पर बेहाल पड़ी हुई है। और इनका ये हाल बना है इस इंसान ने। वह कहता तो ये खुद को इंसान ही है, बट वो लोग किसी वजह से उसे मॉन्स्टर समझ बैठते हैं। इस हंटर के मुताबिक इस डंजन में दूर दूर तक कहीं भी कोई भी मॉन्स्टर नहीं था, और शायद हो सकता है कि इसी ने खुद इस डंजन के सारे मॉन्स्टर को मार डाला। वो किसी तरह इस अमेरिकी को समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो खुद एक इंसान है, और उसने उसके साथियों को सिर्फ बेहोश कर दिया है क्योंकि आते संग ही उन्होंने उस पर मॉन्स्टर समझकर हमला कर दिया था। वो कहता है कि वो एक कोरियन है और वो अपने घर वापस जाना चाहता है। फिर दोस्तों इस बंदे को लोग किसी तरह वॉशिंगटन के फेडरल ब्यूरो में ले जाते हैं, क्योंकि अगर इस शख्स की माने तो ये बंदा एक कोरियन हंटर है जो 10 साल पहले उस डंजन में फंस गया था। अब दोस्तों ये पहली बार देखने को मिला है कि कोई शख्स डंजन में 10 सालों तक फंसा रहा और 10 सालों के बाद वो दुनिया के बिल्कुल ही दूसरे कोने से बाहर निकला। उनके असेसमेंट के मुताबिक वो बंदा एटलीस्ट एस रैंक हंटर है। अब क्योंकि उनमें से कोई भी कोरियन नहीं बोल सकता, तो उनके लिए उस बंदे के पास से बाकी की इन्फॉर्मेशन निकलवाना मुश्किल है, तो इसलिए वो ब्यूरो वाले डोंगसू को कांटेक्ट करते हैं, जो कुछ ही दिनों पहले ही कोरिया से वापस अमेरिका आया है। फिर दोस्तों वही कोरिया में जिनचुल और वो बी रैंक वाले जिनू के घर जाते हैं किसी काम के सिलसिले में। अब क्योंकि जिनू खुद इस वक्त किसी डंजन में घूम रहा है, तो उनके लिए जिनू से बात करना या इवन उससे कांटेक्ट करना भी ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि जिनचुल उसे ट्रैक करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका है, मगर कहीं पर भी उसका कोई अता पता नहीं है। उन्हें भी सिर्फ इतना ही पता है कि जिनू घर से सिर्फ ये कहकर निकला है कि वो किसी ट्रिप पर जा रहा है, और वो भी पूरे हफ्ते के लिए, जबकि जिनचुल खुद उसके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, बैंक ट्रांजैक्शन और यहाँ तक कि वो इस देश से बाहर गया भी है या नहीं, ये भी जिनचुल ट्रैक कर चुका है, मगर उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है और वो कब तक आएगा। फिर दोस्तों वहीं अमेरिकी फेडरल ब्यूरो में डोंगसू उस बंदे से बाकियों की निगरानी में पूछताछ करता है। हालांकि उस बंदे के बार बार मना करने के बावजूद भी डोंगसू भी यही समझता है कि वो बंदा कोई इंसान नहीं बल्कि एक मैजिक बीस्ट है, और उसके पीछे के रीजन हम समझ सकते हैं, बट वो उससे कुछ ऐसे आड़े टेढ़े सवाल पूछ रहा है कि जो मेक सेंस भी नहीं करते। डोंगसू उस बंदे पर एस रैंक हंटर होने की अपनी धौंस जमाने की कोशिश करता है। फिर दोस्तों डोंगसू की समझदारी को देखकर वो बंदा उससे एक सवाल करता है। वो उससे पूछता है कि तुम गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना जानते हो। डोंगसू नहीं जानता कि इसका जवाब वो कैसे दे। डोंगसू कहता है कि तुम कुछ ऐसा जानते हो जो हम नहीं जानते। वो बंदा बोलता है कि डंजन गेट्स और मैजिक बीस्ट तो सिर्फ एक शुरुआत है उस चीज की जो आगे चलकर मानवता का अस्तित्व मिटा सकती है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि एक ऐसी ताकत जाग चुकी है जो मानवता का विनाश कर सकती है, और मैं उसी तबाही को रोकने के लिए आया हूँ। फिर दोस्तों डोंगसू उससे फॉलोअप क्वेश्चंस पूछता है, जैसे वो ताकत क्या है, कहाँ से आएगी, क्या होगा, कौन होगा, वगैरह वगैरह, लेकिन वो बंदा उसे इन किसी भी सवालों का जवाब देने के लिए राजी नहीं था, मगर वो बस इतना कहता है कि उस ताकत के आगे दुनिया भर के सारे हंटर्स या फिर पूरी मानव जाति ही क्यों ना खड़ी हो जाए, हम उसका सामना नहीं कर सकते। फिर दोस्तों उसके बारे में जो जानकारी उस बंदे ने उन्हें हैंड ओवर की है, उसके मुताबिक उस बंदे का नाम है संग वान, और उसके परिवार में 3 लोग हैं, जिसमें उसकी वाइफ के अलावा उसके 2 बच्चे हैं, जिनका नाम है संग जिन ना और संग जिन वू। दोस्तों जिनू का नाम सुनते ही डोंगसू खुश होता है, इनफैक्ट इतना खुश कि उस बंदे के सामने भी वो खुद की एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाया, और वो किसी तरह का ऑरा एमिट करने लगता है, जिससे उस बंदे ने सेंस भी कर लिया। मगर डोंगसू इससे भी खुश नहीं था। वो वहाँ ब्यूरो के डायरेक्टर को कहता है कि ये बंदा कोई इंसान नहीं है बल्कि एक मैजिक बीस्ट है, ये जानते हुए भी कि वो पूरी तरह से एक इंसान है। और डोंगसू जिनू के पिता को ये भी बताता है कि वो सिर्फ कुछ ही दिन पहले ही कोरिया से वापस आया है, और वो जानता है कि उसके बेटे जिनू के साथ क्या हुआ। वो उसे कहता है कि जिनू मर चुका है। फिर दोस्तों अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि कुछ लोग कहीं पर लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तब हमें अगले पैनल में पता लगता है कि वो आग सिर्फ इसलिए लगी क्योंकि डोंगसू और जिनू के पिता आपस में ही फाइट करते हैं, और ये तबाही उसी फाइट का नतीजा है। और फिर हमें ये भी पता लगता है कि जिनू के पिता ने डोंगसू को उस फाइट में बहुत बुरी तरह से धो दिया था, जिसके बाद वो डोंगसू को बेहोश करके खुद फरार हो गए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
एक लाइक ज़रूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। Yeah, that's crazy, George. 鏡に向かって話しかけてたの？ねえ、戦え、戦えって。ねえ。 Put my hand in the fire, my title called Liu Kang. Bitch Bruce Lane, no Spider-Man, I ain't falling for no bitch named Mary Jane.